वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर पे हम लोग SBI PO 2017 के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जो लोग भी बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि SBI ने रिसेंटली लगभग 2300 PO की वैकेंसीज निकाली है। तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है ये लोग इस बार। तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस हिसाब से करना चाहिए, कौन से पेपर पे ध्यान देना चाहिए, कैसे किस किस टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए और किस लाइन पे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आप लोग SBI PO के पेपर को क्रैक कर पाए। हम लोग वही सब आज इस पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? ओके। नोटिफिकेशन होपफुली आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो नोटिफिकेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली डिस्कस करते हैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा कट ऑफ का आइडिया दे देता हूँ, कितना कट ऑफ जाता है एज अकॉर्डिंग टू 2016 के हिसाब से, क्योंकि उसी लाइन पे ही कट ऑफ जाएगा लगभग। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं कट ऑफ किस हिसाब से जाएगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब देख लेते हैं एक ब्रीफ। उसके बाद देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पे किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन टॉपिक्स को आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करना है। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की, ठीक है, इस पे आप लोगों के 3 सेक्शन होते हैं। क्लियर? ठीक है, और सेक्शनल कट ऑफ भी होते हैं आपके एग्जाम्स पे, तो हर सेक्शन को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। क्लियर? 3 सेक्शन बेसिकली हैं आप लोगों के, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। क्लियर? प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स पे सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम होता है। क्लियर? पहले हम देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स 100 मार्क्स का होता है और इस पे आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। क्लियर? इंग्लिश आप लोगों का 30 मार्क्स का आता है और इस पे 30 क्वेश्चंस ही होते हैं। मैथ्स आप लोगों का 35 मार्क्स का आता है और इस पे 35 क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग 35 मार्क्स का आता है, इस पे भी 35 क्वेश्चंस ही होते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर 2016 का जो SBI का पेपर का PO का पेपर हुआ था, उसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो इंग्लिश जो सेक्शनल कट ऑफ थे, इंग्लिश सेक्शन का कट ऑफ था आपका 8.75 मार्क्स, मैथ्स का कट ऑफ था आप लोगों का 7.25 मार्क्स, और रीजनिंग का कट ऑफ था 7 मार्क्स। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश का 8.75 था, मैथ्स का 7.25 था और रीजनिंग का 7 मार्क्स था कट ऑफ। क्लियर? और जो ओवरऑल कट ऑफ था, ये तो है कि मिनिमम हर सेक्शन पे इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए।
ठीक है। और जो ओवरऑल कट ऑफ था वो था आप लोगों का 47.50 मार्क्स। क्लियर? ठीक है। इंग्लिश पे मिनिमम 8.75 मार्क्स, मैथ्स पे 7.25 मार्क्स, रीजनिंग पे 7 मार्क्स और ओवरऑल मिनिमम 47.50 मार्क्स आप लोगों का कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है। ओबीसी एससी एसटी के लिए जो कट ऑफ था, इंग्लिश में था 6 मार्क्स, मैथ्स पे था 4.25 मार्क्स और रीजनिंग पे भी था 4.25 मार्क्स। क्लियर? और जो ओवरऑल कट ऑफ था ओबीसी के लिए था 44.50, एससी के लिए था 38.75 और एसटी के लिए था 29.25। क्लियर? तो आप लोगों को सेक्शनल कट ऑफ तो पार करना होता ही है, साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ भी पार करना होता है। मतलब अगर आप इंग्लिश पे 10 लाते हो, मैथ्स पे 10 लाते हो, रीजनिंग पे 10 लाते हो, तो आप इंग्लिश पे पास हो, मैथ्स पे पास हो, रीजनिंग पे पास हो, बट ओवरऑल कितने हुए आपके 30, जबकि चाहिए कितने थे 47.50, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है। या मान लो आपके इंग्लिश पे आ जाते हैं 30, मैथ्स पे आ जाते हैं 35, रीजनिंग पे आते हैं आपके 5 नंबर। ठीक है। ओवरऑल तो कितने हो गए 30, 35, 5, 70 नंबर हो गए ओवरऑल। बट तब भी आप क्लियर नहीं हो, क्यों? क्योंकि आप लोग रीजनिंग को क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है। तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, तब जाके आप लोगों का प्रिलिमिनरी एग्जाम्स क्लियर होगा। ठीक है। तो इसलिए हर पर्टिकुलर सेक्शन पे आप लोगों ने उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। क्लियर? क्योंकि 80 नंबर 70 नंबर लाने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट जो 50 प्लस स्कोर करा था, जिन लोगों ने, जिनका ओवरऑल स्कोर 50 प्लस था, बट क्या हो गया था प्रॉब्लम, किसी एक सेक्शन पे वो लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे। ठीक है। तो हर सेक्शन को इम्पोर्टेंस देना है आप लोगों ने। क्लियर? और 1 घंटे में क्योंकि पूरा पेपर करना है, ठीक है, तो फास्ट अप्रोच भी होनी चाहिए। ठीक है। कौन कौन से सेक्शन को इम्पोर्टेंस देना है आप लोगों ने, देखो इंग्लिश पे अगर जिसकी भी इंग्लिश अच्छी है, वो इंग्लिश को 15 मिनट पे इजीली ख़त्म कर सकता है। क्लियर? अगर इंग्लिश एवरेज है तो आप लोग लगा लो 18 मिनट पे। क्लियर? और ओके ओके इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए 20 मिनट। क्यों? ज़्यादातर लोग इंग्लिश पे ही मीन्स क्लियर नहीं कर पाते, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है। क्लियर? तो टाइम को आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो 16 से लेकर 20 मिनट, 20 से लेकर 22 मिनट और इस पे भी लगभग 18 से लेकर 20 मिनट। लगभग आप लोग इतना टाइम डिवोट कर सकते हो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। आप लोग मॉक लिखोगे ना, तब प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना टाइम लेते हो। क्लियर? चलो अब देखते हैं हम लोग सेक्शन वाइज कैसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन जनरल। ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं बात करूं इंग्लिश के सेक्शन की। ठीक है। इंग्लिश की मैं बात करूं
तो इंग्लिश पे आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्लियर। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है जिस पे कि आप लोगों के 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये लगभग मैं जो 2016 का सिलेबस, मतलब 2016 के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट लगभग सेम ही पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होगा जिसपे कि 10 क्वेश्चंस होंगे आपके। क्लियर। दूसरा आता है क्लोज टेस्ट, इसे FIB भी बोल सकते हो आप, फिल इन द ब्लैंक्स, जो बचपन में करते थे हम लोग। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड आता है डबल फिलर्स। ठीक है, ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही होता है। क्लियर, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही है। ठीक है, बट इस पे क्या होते हैं, दो दो ब्लैंक होते हैं। क्लियर। अब देखो, और एक आ जाएगा आपका पैराजम्बल, और एक आएगा स्पॉट द एरर। क्लियर। आने को एक और आ सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि क्लोज टेस्ट या डबल फिलर में से एक ही दे और एक 5 क्वेश्चंस एंटोनिम्स सिनोनिम्स का दे दे। क्लियर। ठीक है, बेसिकली जो क्लोज टेस्ट और डबल फिलर है ये 10 नंबर के आते हैं। दस क्वेश्चन 10 मार्क्स। क्लियर। ये आप लोगों का डील करता है प्योर वोकैबलरी पे। क्लियर। अगर आप लोगों की वोकैबलरी अच्छी है तो आप लोगों को इन 10 क्वेश्चंस को करने में 2 मिनट लगेंगे। क्लियर। ठीक है, तो वोकैबलरी को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, कौन से बुक से करना है, आप लोग वर्ड स्मार्ट फॉलो कर सकते हो या फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे मैं डेली वोकैबलरी अपडेट करता हूँ, आप लोग उस वोकैबलरी को भी फॉलो कर सकते हो। क्लियर। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वोकैबलरी अब थोड़ा सा चेंज करूँ, जिस स्टाइल पे मैं वोकैबलरी दे रहा हूँ कोशिश करूँगा कि पहले SBI के PO के पेपर होने तक सीक्वेंस पे ना करके आप लोगों के जितनी इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी है ना वो डिस्कस कर ले। ठीक है, ताकि मतलब इस पेपर को लिखने तक आप लोगों की वोकैबलरी भी अच्छी हो जाए और लगभग सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड आप लोग कवर कर लो। क्लियर। अब वोकैबलरी तो बहुत वास्ट है ना, बट हाँ हम लोग इतना तो है कि जो इम्पोर्टेंट वोकैबलरी है उसे तो कवर कर ही सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करूँगा कि कल से जो वोकैबलरी मैं अपने साइट पे अपडेट करता हूँ, अपने ग्रुप पे अपडेट करता हूँ, उसे नई तरीके से अपडेट करूँ ताकि PO के पेपर जो लोग लिख रहे हैं, मतलब जितना भी अभी दिन है, लगभग आप लोगों के पास 75 दिन लगा लो, चलो मोटा मोटा, तो 75 डेज में सारा वोकैबलरी कवर कर ले, ऐसा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वोकैबलरी अगर क्लियर है तो क्लोज टेस्ट और डबल फिलर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। ठीक है ना, वोकैबलरी आती है तो कर पाओगे, नहीं आती है तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। क्लियर।
ओके, स्पॉट द एरर। 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर। क्लियर। अब स्पॉट द एरर पे भी अगर आप लोग ऑनलाइन गुरुजी के यूट्यूब के चैनल को देख ही रहे हैं, अगर इस चैनल को आप लोग इसके वीडियोस देखेंगे तो स्पॉटिंग एरर के भी हम लोगों ने अभी तक काफ़ी कुछ इस पे कवर कर लिया है, ठीक है। और होपफुली फरवरी एंड तक हम लोग इंग्लिश ग्रामर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। तो आप लोग इजीली यहाँ से अपने स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर। क्योंकि सिर्फ 5 नंबर का ही ग्रामर आना है आप लोगों को, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। जितने रूल मैंने बताए हैं, जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, बाकी आप लोग मॉक्स पे उन क्वेश्चंस, मॉक्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो स्पॉट द एरर के हो जाएंगे क्वेश्चन आप लोगों के ईजिली, ठीक है। ओके, पैरा जंबल सेम 5 नंबर का आता है। ओके, अब ये भी बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। ये ईजी भी है, ये टिपिकल भी है। क्लियर। अगर आप लोगों ने बना दिया पैरा जंबल को, ठीक है, तो सीधा 5 नंबर मिलेगा। अगर नहीं बना पाए सीक्वेंस सही, तो सीधा 5 नंबर नेगेटिव पे ही जाएगा। क्लियर। तो पैरा जंबल को कैसे अप्रोच करना है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को 2-4 दिन के अंदर ही एक वीडियो डाल दूंगा, जिसपे मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे अप्रोच किया जाता है पैरा जंबल के क्वेश्चंस को। क्लियर। मैं आप लोगों के साथ 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे इजीली आप लोग लिंक कर सकते हैं सीक्वेंस को। क्लियर। कैसे आप लोग प्रीपोजिशंस को यूज़ करके कैसे डिफाइन कर सकते हो लिंकिंग को, ठीक है। वो सारे रूल्स है जो प्रीपोजिशंस के, वो सारे मैं आपके साथ उस लेक्चर पे डिस्कस करूँगा। क्लियर। तो जैसे ही वो लेक्चर अपलोड होगा आप लोग उसे देख लेना, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लेना और मॉक के टाइम पे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्लियर। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस होते हैं, और एक बात बताऊं तो इस 10 क्वेश्चन में ना 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के वोकैबलरी के होते हैं, ठीक है। तो लगभग 10 और 2 भी लगा लो तो लगभग 12, ठीक है। और 2 तो होते नहीं, 3-4 तक होते हैं, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट मेजर चंक वोकैबलरी का रहता है, ठीक है। तो वोकैबलरी को आप लोग पक्का से याद कर लेना, ठीक है। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करो, एक हैबिट बना लो न्यूज़पेपर पढ़ने की। क्लियर। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, चलो मान लिया न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट नहीं आता बहुत सारे लोगों को, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते ना, तो डेली के 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सिंपल वाले मत करना, ठीक है ना। कोई भी प्रीवियस ईयर कैट एग्जाम्स के पेपर या जैट एग्जाम्स के पेपर, ठीक है, जैट तो छोड़ो, जैट का बहुत टफ रहता है, कैट लेवल के एग्जाम्स के जो मॉक्स देख लेना, बहुत सारे मॉक्स मिल जाएंगे आप लोगों को, फ्रीली अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन PDF, ठीक है। कैट के प्रीवियस ईयर के जो पैसेज है उन पैसेज को सॉल्व करना, डेली के 2 मॉक करो, डेली के 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, डेली करो। समझ में आता है नहीं आता है करो, ठीक है। आप लोग 80 दिन तक करोगे ना, या 70-50 दिन तक भी करोगे, देखोगे धीरे धीरे आप लोगों को पता चलने लगेगा किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल है। क्लियर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कोई रूल नहीं होता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। आप लोग मुझे बोलो कि मैं लेक्चर बनाऊं, क्या लेक्चर बनाऊं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज सिंपल, आप पढ़ो, समझो और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें मार्क करो। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। क्लियर। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली का 2 प्रैक्टिस करो, वोकैबलरी याद करो, पैरा जंबल एक बार जब मैं डिस्कस कर लूँगा उसके बाद डेली का 1 पैरा जंबल करो, और स्पॉट द एरर पे जितने रूल्स मैंने कराए हैं वो सारे रूल्स पढ़ लो, ठीक है। और जो मॉक्स दोगे उसके स्पॉट द एरर को रोज प्रैक्टिस करो, तो इंग्लिश का सेक्शन इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना आसान है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे,
ठीक है, वोकैबलरी अच्छी कर ली है तो 8 यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, स्पॉट द एरर से ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, एटलीस्ट 3 नंबर तो यहाँ बनाओगे। पैरा जंबल में अच्छी लिंकिंग नहीं हो पाई बट थोड़ी भी हो गई तो 2 नंबर यहाँ बनाओगे। तो 8 और 10 15 3 18 नंबर। ठीक है, जबकि कट ऑफ कितना था, कट ऑफ था लगभग 9 नंबर। ठीक है, तो कट ऑफ से डबल चले जाते हो इजीली। क्लियर। इंग्लिश का सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है, कोई पर्टिकुलर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करोगे। क्वांट जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। क्वांट पे डेटा इंटरप्रिटेशन, DI कहते हैं जिसे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। क्लियर। डेटा इंटरप्रिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि मेंस पे तो सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशेंसी है आप लोगों के सिलेबस पे। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। 10 क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के। अब डेटा इंटरप्रिटेशंस पे क्या क्या है देखो, टेबुलर है, बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, पाई चार्ट होते हैं। ठीक है, और एक स्पाइडर वेब टाइप का होता है ग्राफ, पता नहीं कौन सा ग्राफ बोलते हैं उसे। ठीक है, बाकी मिक्स्ड होते हैं। इन जनरल आपके एग्जाम्स पे मिक्स्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक पाई दे दिया, एक टेबल दे दिया, एक टेबल दे दिया, एक लाइन ग्राफ दे दिया, इस टाइप का आप लोगों का क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस को अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया है कोई DI की अच्छी बुक से। ठीक है, DI के लिए जो बुक है, ठीक है, DI के लिए सच कोई इतनी अच्छी बुक अवेलेबल नहीं है। आप लोग मॉक करोगे ना तो मॉक पे आप लोगों को बहुत सारे DI के क्वेश्चंस वो लोग देंगे प्रैक्टिस सेट पे अपने। ठीक है, मॉक कौन सा प्रिपेयर करना है आप लोग अपने फ्रेंड लोगों से कंसल्ट कर लेना, या तो जैसे भी अगर आप लोग ग्रुप में पढ़ते हो तो सब लोग अलग अलग मॉक ले लेना। ठीक है, कोई एक का लेना, दूसरे का लेना, तीसरे का, चौथे का, और आपस में आप लोग इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन मॉक्स मिलते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं, मतलब 400-500 रुपये के ही मॉक्स होते हैं जिसपे 30-40 पेपर्स मिल जाते हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। तो बुक्स लेने से अच्छा मॉक्स ले लेना। ठीक है, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। क्लियर। बाकी जो डेटा इंटरप्रिटेशंस के लिए एक बुक है जिसपे एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, वो मैंने नीचे कमेंट पे लिख दिया है, आप लोग उस लिंक के थ्रू जाके उस बुक को परचेज कर सकते हो अमेजन से। ठीक है, उस पर बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशंस है जो आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज दे देगी डेटा इंटरप्रिटेशंस की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस आप लोगों ने मॉक से अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लियर। तो DI के सेक्शन के लिए बेसिकली आप लोगों का परसेंटेज पे अच्छा कमांड होना चाहिए और एवरेज पे अच्छा कमांड होना चाहिए। एवरेज का ना भी आए तो परसेंटेज पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। क्लियर। तो 10 मार्क्स के लिए और डेटा इंटरप्रिटेशंस के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्यों, कैलकुलेशन बेस्ड होता है पूरा, अच्छी कैलकुलेशन है तभी क्वेश्चन हो पाते हैं, वरना कैलकुलेट ही करते रह जाओगे। क्लियर। तो डेटा इंटरप्रिटेशन को मैं इजी टॉपिक पे रखता हूँ, अगर प्रैक्टिस अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फाइव मार्क्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों के 5 मार्क्स के आते हैं, मतलब आए थे 2016 का पेपर का ही एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम,
लगभग इसी लाइन पे आप लोगों का पेपर आता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगभग आप लोगों के 5 मार्क्स के आते हैं, अगर आएगा तो 5 नंबर का आएगा सीधा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं और आप लोग उन दोनों लेक्चर को देख लेना। ठीक है, दोनों लेक्चर देख लेना और उसके बाद उसे प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है, मैं SBI PO की कोशिश करूँगा एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो वीडियो को सर्च करने में। क्लियर। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लेक्चर मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आप लोग उन दोनों लेक्चर को देख लेना। उसके बाद मॉक पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे उन्हें प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हर मॉक पे मिल जाएंगे तो 50 मॉक भी दोगे तो लगभग 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, और 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो एग्जाम्स में जो भी आएगा उसे कर लोगे इजीली। क्लियर। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग उस वीडियो को देख लेना। और उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन पे आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, राउंड ऑफ ही करना होता है। ठीक है, वैसे मैंने लेक्चर बनाया हुआ है अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर भी, आप लोग उस लेक्चर को भी देख लेना। क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहीं से प्रिपेयर हो जाएगा आपका, अप्रॉक्सीमेशन वहीं से प्रिपेयर हो जाएगा आप लोगों का। अगर कम लगता है तो हम लोग इसके ऊपर दोबारा से वीडियोस भी बना सकते हैं। नहीं। क्लियर। ओके, उसके बाद आता है नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज के भी लगभग 5 मार्क्स के ही आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते हैं। देखो, अप्रॉक्सीमेशन की जगह सिंप्लीफिकेशन भी आ सकता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी प्रैक्टिस कर लेना, वो भी आ जाएगा। क्लियर, वो भी आ सकता है जिसपे बोर्ड मास के रूल्स लगा के और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन डाल के वो क्वेश्चंस आप लोगों को दे सकते हैं। सो सिंप्लीफिकेशन भी कर लेना। आई गेस मैंने अभी तक सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नहीं बनाया है, कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर भी बना दूँ। क्लियर। नंबर सीरीज़ के ऊपर हम लोग लेक्चर बना चुके हैं और मैंने एक लेक्चर इस पे बना लिया है अभी तक। ठीक है, और जल्दी ही नंबर सीरीज़ के मैं और दो या 3 लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग उन लेक्चर्स को देख लेना और नंबर सीरीज को फिर अपने मॉक से प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर। ओके, बाकी आता है आप लोगों का मैथ्स। मैथ्स बोले तो मैथ्स पे अब सारा टॉपिक कवर होता है आप लोगों का। नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, एलिगेशन, मिक्सचर, फिर क्या शुरू होता है, एवरेज, एज, फिर शुरू हो जाता है परसेंटेज, फिर क्या होता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, PL&D। ठीक है, उसके बाद होता है आप लोगों का टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसके बाद होता है टाइम एंड वर्क। ठीक है, उसके बाद होता है आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और मेंसुरेशन का एकदम बेसिक। एकदम बेसिक मेंसुरेशन जिसपे स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, चलो सिलेंडर आ गया तो सिलेंडर का एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, मतलब फॉर्मूला भी पता है तो हो जाएगा। ठीक है, उस लेवल का होता है मेंसुरेशन तो। ठीक है, तो इधर से आप लोगों के लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोई टॉपिक छोड़ा तो नहीं मैंने। जो समझ गए ना, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कौन से वाले मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। इस पर हायर मैथमेटिक्स नहीं है।
ये आता है आप लोगों का 10 मार्क्स का। क्लियर। इसके लिए तो आप लोगों को पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे। सारे लेक्चर मिल जाएंगे, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन का, एलिगेशन का, मिक्सचर का, एवरेज का लेक्चर है, एज का लेक्चर है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का लेक्चर है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेक्चर है, टाइम एंड वर्क का लेक्चर है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर है, मेंसुरेशन के बेसिक का लेक्चर है। क्लियर। तो देखो, अब क्वांट का कट ऑफ कितना था? क्वांट का कट ऑफ था लगभग 7 नंबर, 7.25 नंबर। ठीक है, तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए आप लोगों को क्या क्या मदद करने वाले हैं? सी, ये 5 नंबर श्योर शॉर्ट बन जाने चाहिए। अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन जो भी आएगा, चाहे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है, लगभग 5 क्वेश्चन को करने में 5 मिनट भी लग जाए तब भी कोई नहीं, इसे पक्का से डन कर लो। ये 5 5 10, ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन सिंपल होंगे, वो 2 बन जाएंगे देखते ही। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशंस पे 5 क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हो, इसे पूरा करना है इन दोनों को, इस पे 10 होने चाहिए। ठीक है, 10 5 15 से नंबर सीरीज पे 2 भी बना पाते हो आप, 15 और 2 17, और यहाँ से आप लोग 5 क्वेश्चन भी करते हो। ठीक है, तो 17 और 5 कितने हो गए? 22 नंबर तो ईजिली आ जाने चाहिए। ठीक है, क्लियर। देखो, इन चैप्टर के ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, क्योंकि 10 मार्क्स के ही आने हैं और ये सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, पूरा ही मैथ्स कवर हो जाता है इस 10 मार्क्स के लिए। क्लियर, बट अब छोड़ भी नहीं सकते हो। पता चला कि कुछ बाकी ऊपर के 4 टॉपिक से आए नहीं क्वेश्चन, खाली इधर से ही आ गए 35 नंबर के क्वेश्चन, कुछ बोल थोड़े सकते हैं, कहीं से भी आ सकता है। तो इसके लिए आप लोग मेरे वीडियोस को देख लेना, और बाकी जो भी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हो, RS अग्रवाल फॉलो करते हो, या फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स फॉलो करते हो, या क्वांटम कैट फॉलो करते हो, या सर्वेश कुमार की बुक फॉलो करते हो, या कोई भी मैथमेटिक्स की बुक फॉलो कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो बुक सफिशेंट है। एक बार लेक्चर देख लेना और उसके बाद इन टॉपिक को उस बुक से थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेना। प्रोबेबिलिटी यही होती है कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आए, बट कुछ बोल नहीं सकते, तो एटलीस्ट प्रिपरेशन तो होनी चाहिए कि कट ऑफ तो क्लियर होना ही चाहिए ना। ठीक है, बट ईजिली यहाँ पर भी आप लोग ईजिली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ्स के सेक्शन पे। क्लियर। अच्छा, अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। ओके, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ ना, तो रीजनिंग पे पजल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पजल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोगों के जो रीजनिंग के हैं ना, लगभग 50% से ज़्यादा मार्क्स आप लोगों का पजल से आना है। 20 मार्क्स का पजल आता था पिछले बार तक। ठीक है, तो पजल को तो एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लियर। मैंने पजल्स के कुछ ही लेक्चर डाले हैं। ठीक है, पहले तो आप लोग उन लेक्चर को देख लेना, और मैं कोशिश करूँगा कि पज़ल के मैं थोड़े 5-6 और लेक्चर बना दूँ अलग अलग टाइप के पज़ल्स के। ठीक है, बाकी आप लोग पज़ल्स के क्वेश्चन रोज़ सॉल्व करना। ठीक है, एज सच कोई रूल होते नहीं पज़ल्स पे। ठीक है, मैंने जो 2-3 लेक्चर बनाए हैं ना, अगर उन लेक्चर को भी ढंग से सुनोगे तो एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि पज़ल को कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, और एक अप्रोच ही सीखना है, अप्रोच सीख गए तो पज़ल हो जाएगा। ठीक है, तो उन लेक्चर पे वैसे मैंने बेसिक डिस्कस कर लिया है, तभी कोशिश ये करूँगा कि 2-3 लेक्चर बना दूँ पज़ल्स के ऊपर, ताकि और जो थोड़े अलग अलग टाइप है वो डिस्कस हो जाए। बट डेली का आप लोगों को 2 से 3 पज़ल सॉल्व करने हैं। कोई भी बुक मिले उठाओ और पज़ल सॉल्व करो, और थोड़े टफ लेवल के, इजी लेवल के नहीं। स्टार्टिंग इजी से करो बट टफ लेवल तक के सॉल्व करो। क्लियर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है इस पे इनइक्वालिटीज़।
5 मार्क्स का। ठीक है, ये 5 मार्क्स तो लगभग आप लोगों को फ्री पे दिया जाता है रीजनिंग पे, अगर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ के ऊपर मेरे 3 लेक्चर है, आप लोग उन 3 लेक्चर को देख लेना। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस आप लोग 2 मिनट पे सॉल्व कर लोगे सारे 5 क्वेश्चंस। और सिंपल इनइक्वालिटीज़ आती है तो विदाउट पेन आप लोगों को 50 सेकेंड्स पे 5 क्वेश्चंस में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ तो लगभग फ्री में दिया गया है आपको। ठीक है, इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो, तो ये 5 मार्क्स तो एकदम पक्का समझो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर भी मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप लोग उन लेक्चर्स को देखो और डेली के एक सिटिंग अरेंजमेंट को प्रैक्टिस करो। एक सिटिंग अरेंजमेंट, 2 पजल डेली अपने शेड्यूल पर रख दो। अब आज से लेकर 80 दिन जो आप लोगों के जब तक पेपर नहीं होते, डेली का एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, 2 पजल के क्वेश्चन डेली करोगे ना, तो एग्जाम्स पे पूरे 25 में से 25 स्कोर पाओगे यहाँ पर। ठीक है, और इनइक्वालिटीज़ का तो है ही है, अगर आ गया तो 30 नंबर तो ऐसे ही बन गए, फ्री में बन जाएंगे। ठीक है, और डेली का 2 पजल्स और एक सिटिंग अरेंजमेंट का डेली के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगेगा मुझे बताओ। ठीक है, आधा घंटा नहीं लगना। ठीक है, तो रीजनिंग का सेक्शन, बच्चे लोग बोलते हैं रीजनिंग सबसे टफ आती है। ठीक है, सब रोते हैं रीजनिंग का पेपर देख के, बट ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस करो। कैट लेवल के जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आप लोग लिखोगे ना कैट मॉक्स गूगल में तो बहुत सारे मॉक्स मिल जाएंगे, उस पर रीजनिंग के एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस मिलेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे मॉक्स आते हैं कैट लेवल तक के, उन मॉक्स को अरेंज करो, उन पे पजल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, उन पजल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आप लोग जब मॉक दोगे उस पर मिलेगा, मॉक दोगे उस पर पजल भी मिलेगा। उन पजल्स को अगर आप लोगों को मॉक देते टाइम सॉल्व नहीं हुआ कोई नहीं, उसे बाद में सॉल्व करो, बट डेली के 2 पजल्स और एक सेटिंग अरेंजमेंट डेली करो। रीजनिंग का सेक्शन एकदम ही इजीली क्लियर हो जाएगा और सबसे स्कोरिंग भी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा, और क्या आता है, और नॉर्मल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे डायरेक्शन से हो गया, ब्लड रिलेशनशिप हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ठीक है, ये 5 मार्क्स का लगा लो। ठीक है, देखो डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग का मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया हुआ है, उस लेक्चर को एक बार देख लेना, उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। आप ये जो फैमिली ट्री बनाते हो, फैमिली ट्री बनाओ, उसके बाद उसे अपने फैमिली पे उसे रोटेट करो, ख़त्म वहीं पे क्वेश्चन। जितना भी टफ क्वेश्चन हो वर्बली सॉल्व होता है। क्लियर? डायरेक्शन सबसे इजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन पे एक लेक्चर बना भी दूंगा मैं, ब्लड रिलेशनशिप पे भी बना दूंगा। ठीक है, ओके, और क्या आ सकता है, देखो सिलॉजिज्म तैयार कर लेना। सिलॉजिज्म अगर आता है तो सीधा 5 मार्क्स का आएगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पजल 10 नंबर का करके सिलॉजिज्म और इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन भी दे दे। ठीक है, बट पजल ज़्यादा पूछने लग गया, इसलिए पजल पे ध्यान देना है। सिलॉजिज्म के ऊपर मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं जिस पे मैंने सारे टाइप के सिलॉजिज्म डिस्कस किए हुए हैं, पॉसिबिलिटी के भी सारे केस डिस्कस किए हुए हैं। सिलॉजिज्म के लेक्चर्स को देखना,
एक बार समझ में आ गया तो सिलॉजिज्म कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वो भी फ्री के होते हैं ये भी नंबर। और क्या आ सकता है, इनपुट आउटपुट मशीन जो कोडिंग होती है, इनपुट आउटपुट मशीन वाली, ये भी आ सकती है। आएगा तो सीधा 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये तो हमारा ज़्यादा हो गया, 20, 30, 40, 45 हो गया। ठीक है, तो इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, 5 मार्क्स का इनपुट आउटपुट भी आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, इनपुट आउटपुट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग उस वीडियो को ईजिली देखकर समझ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। अब करना क्या है, डेली के 2 पजल, ठीक है, एक 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी का एक सेट, सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और कोडिंग सबसे मिला के 5 क्वेश्चन, सिलॉजिज्म के 5 क्वेश्चन, मशीन इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन। डेली ये प्रैक्टिस करो रीजनिंग पे, डेली। ठीक है, उसके बाद देखना आप लोग इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी रीजनिंग पे आप लोगों की कि आप लोग रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस कर दोगे 20-25 मिनट जितने भी मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग कितना अच्छा है, देखो ना कोई फार्मूले याद रखना है। ठीक है, मैथ्स की तरह फार्मूले याद नहीं रखना, मैथ्स की तरह कैलकुलेशन नहीं करना कि प्लस माइनस की गलती हो जाए, इंग्लिश की तरह वर्ड को रटना नहीं है। रीजनिंग क्या है, कुछ भी नहीं है। एक बार रीजनिंग समझ गए तो सबसे इजी है, क्योंकि कुछ भी नहीं करना उस पर तो ना। ठीक है, क्लियर, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती रीजनिंग पे। रीजनिंग सबसे इजी सेक्शन होता है एग्जाम्स का। क्लियर, तो इस तरीके से आप लोग प्रिपेयर करोगे तो रीजनिंग भी प्रिपेयर कर दोगे। ठीक है, कोशिश ये करना कि 50 डेज़ के अंदर अपना सिलेबस एक बार पूरे से ख़त्म कर लो, और लास्ट के 25, 30, 20 जितने भी डेज़ आप लोगों को मिलेगा उन डेज़ पे आप लोग डेली के 3 मॉक देना। ठीक है, 3 मॉक देने में 3 घंटे लगते हैं, उसके बाद उन मॉक्स को रिव्यू कर लेना। ठीक है, कम टाइम है तो 2 मॉक तो देना ही है एटलीस्ट, चलो 3 नहीं 2 मॉक देना डेली के। ठीक है, लास्ट के 20-25 दिन पे डेली के 2 मॉक्स, और उसके बाद उन मॉक्स को रिव्यू कर लेना प्रॉपरली। ठीक है, तो रिव्यू करने में से 2-2 घंटे लगे तो 6 घंटे की ही पढ़ाई है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा भी पढ़ाई नहीं बता रहा हूँ मैं। कोशिश करो 50 डेज़ पे सिलेबस ख़त्म कर दो और डेली के 2 मॉक्स दो उसके बाद। क्लियर, और उन मॉक्स को अच्छे से रिव्यू करो, देखो कहाँ पर गलती हुई है, क्यों क्वेश्चन नहीं हुआ आप लोगों का एग्जाम्स पे अटैम्प्ट। ठीक है, मॉक जरूरी से देना है। ठीक है, मॉक नहीं दोगे एग्जाम्स में, पहली बार एग्जाम्स लिखोगे, क्लियर नहीं होगा, ट्रस्ट में पता ही नहीं चलेगा टाइम कब निकल गया। मॉक दोगे तो आइडिया होता है कि टाइम एग्जाम पे कितने जल्दी भागता है। ठीक है, जब पढ़ रहे होते हैं ना और कुछ बोरिंग चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो घड़ी चलती नहीं है। ठीक है, और जब जैसे मूवी देखते हैं तो एक मूवी देखे हैं 2.5 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता, और 2.5 घंटे किताब लेकर बैठे हो ना तो लगता है वो पता नहीं कितना टाइम निकल गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स में भी ऐसा ही है। ठीक है, एग्ज़ाम्स में बैठे 1 घंटा कब निकला पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, लगेगा अभी तो स्टार्ट किया अभी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मॉक की जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ऐसा ही लगेगा। क्लियर, ओके। तो ऐसा होगा कि लगभग 7 मई को आप लोगों का मैं देख रहा था लास्ट एग्ज़ाम है। ठीक है, और मेंस है आप लोगों का 4 जून को। क्लियर, तो 7 मई से लेकर 4 जून तक लगभग 1 महीने का टाइम होता है आप लोगों के पास। इन 1 महीने के टाइम पे आप लोग जो जीके वाला सेक्शन है जिसपे करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स भी ऐड कर दिया, ठीक है, और बैंकिंग रिलेटेड जीके और कंप्यूटर्स, इजीली आप लोग इसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो कोशिश ये करो कि पहले अभी जब तक प्रिलिमिनरी एग्जाम्स नहीं देते हो उस दिन तक प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, बट इन 3 सेक्शन पे इतना अच्छा कमांड बना लो कि मेंस के लेवल तक का भी कमांड बन जाए। ठीक है, और जिस दिन आप लोगों का प्री खत्म होता है, आप प्री देकर आते हो, ठीक है, उसी दिन से मेंस के लिए लग जाओ। ठीक है, और 1 महीने के गैप में इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना सकते हो
जिस हिसाब से आप लोगों को सही लगे उसी हिसाब पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी कंपटीशन बहुत टफ होता है। एसबीआई पीओ आप लोगों को पता ही है, ठीक है। मिनिमम सैलरी भी 8 लाख रुपए है और मैक्सिमम सैलरी 13 लाख रुपए तक है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ठीक है, हाईली पेड है। बाकी सारे बैंकिंग के मुकाबले में एसबीआई पीओ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो और 2 साल की ट्रेनिंग आप लोगों की फिनिश होती है, तो डायरेक्ट अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है, जो ट्रेनिंग फेज पे ही 2 साल तक रखते हैं, इधर उधर घुमाएंगे, हर सीट का आप लोगों को एक्सपीरियंस देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो डायरेक्टली स्केल 2 पे चले जाते हो, मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे, ठीक है। तो स्केल 2 पे लगभग ब्रांच मैनेजर का पोस्ट मिल जाता है आप लोगों को, छोटी ब्रांचेस पे, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और प्रमोशन वाइज बहुत फास्ट होता है, अच्छे लेवल तक, मतलब जीएम डीजीएम तक आप लोग इजीली यहाँ से पहुँच सकते हो, ठीक है। लगभग 10 7 8 साल में ही आप लोग चीफ मैनेजर तो बन ही जाओगे, ठीक है। चीफ मैनेजर के बाद डीजीएम, फिर जीएम, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करो, अपॉर्चुनिटी है तो उसे अवेल करना है, पूरी मेहनत करनी है अपनी तरफ से, अपना बेस्ट है देना है। उसके बाद उससे आगे आप लोग कुछ नहीं कर सकते, बस आप लोग पढ़ाई कर सकते हो और पेपर को अच्छे से दे सकते हो। क्लियर? होपफुली आप लोगों को ये जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक पक्का से कर देना। बाकी फेसबुक के ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना ताकि वोकैबलरी वहाँ से पढ़ पाओ, और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो अपडेट्स आते रहे उन लोग वो अपडेट्स भी आप लोगों को फ्रिक्वेंटली मिलते रहे। क्लियर? ओके, थैंक यू।